हरिपुर नामक गांव में एक जमींदार श्यामलाल रहते थे। किसी जमाने में जमींदार श्यामलाल जी भी धन धान्य से संपन्न थे। पर अब क्या हुआ? अब तो इनके घर पर 2 बकरियां, एक टूटी खाट और ये झरझर सा घर है। मुझे तो ऐसा लगता है किसी ने इन्हें ये मकान दान में दिया है। अगर ये धन धान्य से संपन्न होते तो इस मकान को झरझर थोड़ी होने देते, इसकी मरम्मत करवाते। तुम्हारी बातें सही हैं। इनके पूर्वज इन्हें ये घर और कुछ संपत्ति दान में देकर गए थे, लेकिन इन्होंने उस संपत्ति का सदुपयोग नहीं किया। इसी वजह से इनका ये हाल है। नहीं तो एक समय ये राजा की जिंदगी जीते थे, राजा की। सही कहा है किसी ने, राजा से रंक बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इंसान को सदा नियम से चलना चाहिए। अगर वो अपनी पटरी से थोड़ा इधर उधर हुआ तो उसकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। हाँ, सही बोले भैया। चलो चले यहाँ से, इधर बिहारी की पत्नी आ रही है। वो दोनों जमींदार के घर के सामने से चले जाते हैं। अरे भाग्यवान, आज दूध मिलेगा या नहीं? ये हैं श्यामलाल जी के बड़े लड़के, जिनको सुबह सुबह ही बिस्तर में बकरी का ताजा ताजा दूध पीना पसंद है। दोहरा बदन और खूब हष्ट पुष्ट। ये है जमींदार जी की बड़ी बहू और बिहारी की पत्नी। पी लिया दूध? अब उठाओ, खेतों पर बहुत सारा काम है। वहीं बिहारी से विपरीत जमींदार जी का छोटा लड़का श्रीलाल निर्बल और पतला सा था। अपने बड़े भाई की अपेक्षा वो कुछ भी नहीं था। श्रीलाल को सदा अपनी पढ़ाई से प्यार था। वो किताबों के ही बीच रहता था। और भैया श्रीलाल, अब तो तुम्हारी पढ़ाई पूर्ण हो गई है। अब तो नौकरी के लिए तुम शहर जाओगे। हाँ भैया, क्यों नहीं। इतनी मेहनत का क्या फायदा जो उससे कुछ फल ना मिले। फिर तो तुम अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेजी सभ्यता अपनाओगे और शहर की ही लड़की से विवाह करोगे। मैंने भले ही अंग्रेजी में बीए पास किया हो, लेकिन मुझे अंग्रेजी सभ्यता पसंद नहीं है। मुझे तो अपनी ही सभ्यता पसंद है। तुम्हारी इन्हीं बातों का तो गांव वाले सम्मान करते हैं, इसलिए गांव में तुम्हारी इतनी इज्जत है। कुछ समय बाद श्रीलाल की सरकारी दफ्तर में नौकरी लग जाती है। वहीं पास ही के गांव में सेठ धनपाल रहते थे। उनके 2 लड़के और एक सुंदर सी लड़की थी। दोनों लड़कों का तो विवाह हो गया। बस अब मेरी बेटी के लिए भी एक राजकुमार सा वर मिल जाए तो हम गंगा नहा जाएंगे। क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। मेरी बेटी है ही इतनी सुंदर और सुशील। मेरी बेटी के लिए ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। क्या आप दोनों भी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हो? बेटी, हमारा कर्तव्य है तुम्हारा विवाह करना। हम तुम्हारा विवाह कर दें तो अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाएंगे। तुम्हें क्या पता बेटी, जब घर में जवान बेटा बेटी होते हैं तब माता पिता को बहुत चिंता रहती है। आप मुझे लेकर कोई चिंता मत कीजिए। मैं आपके खिलाफ कभी कदम नहीं उठाऊंगी। हाँ मेरी बच्ची, हमें मालूम है। ऐसे ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन श्रीलाल धनपाल के गांव में कुछ सरकारी काम से आता है, तो सेठ धनपाल पूरे दिन श्रीलाल के साथ रहता है। सेठ धनपाल श्रीलाल के सरल स्वभाव को देखकर उस पर रीझ जाता है और मन ही मन में ठान लेता है, यही मेरे घर का जमाई बनेगा। इसी से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। साहब, आपने अपना परिचय नहीं दिया। आप कहां से हो? आपका नाम क्या है? सेठ जी, मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आपको अपना परिचय नहीं दिया। मेरा नाम श्रीलाल है और मैं हरिपुर के जमींदार जी का छोटा लड़का हूँ। मेरे मन में लालसा थी आपके बारे में जानने की, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। अरे कोई ना, ये तो आपका हक है। चलिए अब मैं चलता हूँ। अरे साहब, एक बार हमें सेवा का मौका दें। घर चलिए, चाय नाश्ता करिए, इसके बाद जाना। धनपाल जिद करके श्रीलाल को अपने घर ले जाता है।
बेटी, जरा साहब के लिए चाय नाश्ता बना लाना। मोहिनी थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता ले आती है। लीजिए पिताजी, लीजिए साहब। श्रीलाल चाय नाश्ता करके वहां से चला जाता है। इधर धनपाल अपनी तैयारी में लग जाता है। दूसरे दिन हरिपुर की ओर चल देता है और कुछ ही समय में वो हरिपुर पहुंच जाता है। अरे भैया, श्यामलाल जी का घर कहाँ है? आप सीधे चले जाइए। इस गांव का सबसे पुराना मकान उन्हीं का है। एक टूटी घाट और मकान के सामने 2 बकरियां बंधी होंगी, वही श्यामलाल जी का मकान है। इतना सुन धनपाल सीधा चल देता है। गांव वालों ने जैसा बोला था वैसा ही मकान है और टूटी घाट पर एक शख्स बैठा है। हो ना हो यही श्यामलाल जी हैं। इतना बोलकर वो घर के अंदर चल देता है। श्यामलाल के पास पहुंचकर, राम राम साहब। अरे राम राम साहब, आइए बैठिए, बताइए कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही घूमते घूमते आपके पास आया था, फिर मुझे आपके छोटे लड़के का ध्यान आ गया। फिर मैंने सोचा क्यों ना हम संबंधी बन जाएं। क्या बिना जान पहचान के संबंधी? जान पहचान में क्या है, मैं अभी अपना परिचय दे देता हूँ। धनपाल अपना पूरा परिचय श्यामलाल को दे देता है। अब तो जान पहचान हो गई। क्यों नहीं सेठ जी, बहुत दिनों से आपके गांव में आना नहीं हुआ, इसी वजह से आपको पहचान नहीं पाए। आप कुछ रिश्ते की बात कर रहे थे? हाँ, मुझे आपका छोटा लड़का बहुत अच्छा लगा मेरी बेटी के लिए, इसलिए मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे लड़के के साथ करना चाहता हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप अपनी बेटी का रिश्ता लेकर मेरे पास आए। ये रिश्ता मुझे मंजूर है। दोनों खूब गप्पे लड़ाते हैं और कुछ देर बाद धनपाल अपने घर की ओर निकल जाता है। धनपाल अपने घर पहुंचकर ये खबर सभी घर वालों को सुनाता है, जिससे सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं। और कुछ दिनों बाद श्रीलाल और मोहिनी का विवाह हो जाता है। मोहिनी अपने ससुराल में पहुंचकर देखती है और मन ही मन में सोचती है, जैसा मैंने सोचा था वैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। पता नहीं इस मकान की कब से मरम्मत नहीं करवाई। ना इसमें सही से खिड़कियाँ हैं, ना ही इसमें फर्श है। क्या सोच में पड़ गई तुम? तुम्हें हमारा घर तो पसंद आया ना? ये तुम्हारे घर जैसा सुंदर तो नहीं है। हाँ बढ़िया है, पर इसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई? अब करवाएंगे। पहले कुछ मजबूरियों की वजह से इस घर की मरम्मत नहीं करवा पाए। कुछ दिनों बाद श्रीलाल शहर चला जाता है और मोहिनी इस माहौल में इस प्रकार ढल जाती है कि मानो उसने कभी राजभोग देखा ही नहीं हो। एक दिन मोहिनी ने बहुत सारे पकवान बनाए। जब बड़ी बहू रसोई घर में आकर इतने सारे पकवान देखती है तो वो मोहिनी पर बहुत गुस्सा करती है। ये क्या बनाया तुमने? इतने सारे पकवान, तुझे पता है या नहीं? अभी तू घी को इन पकवानों ने खत्म कर देगी तो बाद में किससे खाना बनाएगी? पता है तू बड़े घर से है, लेकिन इस घर की स्थिति देखकर खाना बनाया कर। अगली बार से ध्यान रखूंगी। वो मुझे यहाँ की रसोई की जानकारी नहीं थी। अगली बार से इतने पकवान नहीं बनाऊंगी। बड़ी बहू रसोई घर में से चली जाती है और सभी घर वालों को उसने मोहिनी के खिलाफ भड़काने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने मोहिनी से कुछ नहीं कहा। सभी का मुंह बंद है इसके सामने। अगर ऐसी गलती मैं कर देती तो सारे लोग घर को सिर पर उठा लेते। अभी वो नई नई है, इस वजह से उसे पता नहीं है कि इस घर में कैसे रहा जाता है। धीरे धीरे समझ जाएगी। और तुम इतना गुस्सा क्यों हो, जबकि तुम्हारा अधिकार बनता है बताने का कि घर में कैसे चीजों का उपयोग किया जाता है। क्यों नहीं गलती करे वो और समझाऊं मैं? अगर मैं कर दूं तो ऐसी गलती मुझे कौन समझाएगा?
ऐसे कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन बिहारी कुछ मांस लेकर आता है और मोहिनी से बोलता है, लो बहू, इस मांस को अच्छे से पका लो। हाँ भाई साहब, पका दूंगी। और वो उस मांस को रसोई घर में ले जाती है और उस मांस को पकाने के लिए घी देखती है। अरे घी तो कम है, इससे तो सिर्फ मांस ही पक पाएगा। थोड़ा सोच विचार करती है और वो उस घी से उस मांस को पका देती है। कुछ देर बाद सभी खाने पर बैठ जाते हैं। सभी लोग बड़े चाव से खाना खाते हैं। छोटी बहू, आज तो तुमने खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। अगर ऐसा खाना रोज मिल जाए तो मुझे कोई पहलवानी में हरा ही नहीं सकता है। जरूर भाई साहब, ऐसा ही खाना बनाकर दिया करेंगे आपको। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया तुमने बेटी। धन्यवाद पिताजी। सभी लोगों ने मोहिनी के हाथ से बने मांस की खूब बड़ाई की, लेकिन बड़ी बहू को ये तारीफ हजम नहीं हुई और गुस्से में वो वहां से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर बड़बड़ाने लगती है। मुझसे तो आज तक किसी ने बोला ही नहीं है कि तुमने भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। इसने 2 दिन खाना बनाकर क्या दिया, सभी इसके गुलाम हो गए। मैं कितना काम करती हूँ इस घर का, परंतु आज तक किसी ने मेरी बड़ाई नहीं की। और वो सारा दिन मुंह फुलाए बैठी रही। दूसरा दिन खाना पकाने के लिए बड़ी बहू रसोई घर में जाती है और वो घी की मटकी में देखती है। अरे इसमें 3-4 समय का खाना पकाने का घी था, वो कहाँ चला गया छोटी? हाँ भाभी, बोलिए, आपने मुझे बुलाया? इसमें इतना सारा घी था, वो कहाँ चला गया? वो भाभी, मांस पकाने में सारा घी खत्म हो गया। क्या बोल रही है? तुझे पता है ना, उस घी से 4 समय का खाना पकता, उसे तूने एक ही बार में खत्म कर दिया। क्या इतनी सी घी से 4 समय का खाना पकता? उसमें थोड़ा सा ही तो घी था। इतना सा घी? ऐसे बोल रही है जैसे तेरे मायके में तो घी की नदियां बह रही हों। जिसने कभी घी खाया हो वही जाने घी का कैसे उपयोग करते हैं। मायके की निंदा सुनकर मोहिनी का सर घूम जाता है और वो भी गुस्से में लाल तमाम हो जाती है। जितना घी यहाँ खर्च होता है ना, उससे दोगुना तो हम नौकरों को खिला देते हैं। और मेरे मायके में घी की कभी कमी नहीं हुई। जिसको जितना खाना है वो अपने हाथों से लेकर खाता है। इतना सुन बड़ी बहू गुस्से में उस घी की मटकी को जमीन पर पटक देती है, जिससे वो वहीं कूद जाती है और बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझसे मुंह लड़ा रही है? अगर देवर जी यहाँ होते तो तेरी जबान अभी खिंचवा देती। अगर मेरे पति यहाँ होते तो तुम मुझसे ये शब्द कभी बोल ही नहीं पाती। आने दो उनको, एक घी की मटकी मंगाकर तुम्हारे माथे पर रखवा दूंगी, फिर उसी घी को देख देख कर जी लेना। बड़ी बहू से इतना सुना नहीं गया और उसने गुस्से में मटकी के ढक्कन को मोहिनी की तरफ फेंक कर मारा। वो तो मोहिनी ने अपने हाथों को एकदम मुंह के आगे कर लिए, जिससे उस ढक्कन की चोट सीधे मोहिनी के हाथों में लगी। ये ढक्कन तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा भाभी। इतना कहकर मोहिनी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इधर चिल्ला चोट की आवाज सुनकर बिहारी रसोई घर में आ जाता है। ये क्या हाल बना रखा है तुमने रसोई घर का? ये सब महारानी करके गई है। अच्छा, पूरी कहानी बताओ मुझे, क्या हुआ, वो भी सच। अगर तुमने थोड़ा भी इधर उधर बात को घुमाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिहारी की पत्नी बिहारी से बहुत डरती थी। वो आपने उस दिन, आप सभी ने उसकी खाने की बढ़ाई की थी, उसी दिन से वो मुझे बुरी लगने लगी थी। लेकिन उसने जो मांस पकाया था उसमें उसने सारा घी डाल दिया, तो मैंने इसका फायदा उठाना चाहा और उसको दबाना चाहती थी। उस दिन का गुस्सा आज उस पर निकल गया। पता नहीं गुस्से में मैंने उससे क्या क्या बुरा भला बोल दिया और मटकी का ढक्कन उसको फेंक कर मार दिया, गलती से। तुमने बहुत अच्छा काम किया, जाकर उससे माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू? इसमें गलती उसकी भी है। उसने भी इतना सारा घी एक ही समय में खत्म कर दिया, जबकि वो घी 4 समय का था। इसमें गलती तुम्हारी ज्यादा है, जाकर उससे माफी मांगो। और घी खत्म हो गया था तो हमसे बोलती, हम लाकर देते तुम्हें घी। उससे झगड़ा करके तुम्हें घी मिल गया। बिहारी के सामने तो हाँ कर देती है, लेकिन बिहारी के जाने के बाद वो उसकी बातों को अनसुनी कर देती है।
आज श्रीलाल छुट्टियों पर घर आता है। आ गया मेरा बेटा, आ बैठ जा, आराम कर ले, सफर में थक गया होगा। हाँ पिताजी, सब कुशल मंगल है ना? हाँ बेटा, सब कुशल मंगल। इतने में बड़ी बहू पानी लेकर आ जाती है। लीजिए भैया पानी। श्रीलाल पानी पी लेता है। भैया, मोहिनी को थोड़ा समझा दीजिए कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, और आपको तो पता ही है हमारी स्थिति का, तो उससे बोल देना चीजों का उपयोग भी सही से करे, थोड़ी बचत के साथ। हाँ भाभी, क्यों नहीं। श्रीलाल अपने कमरे की ओर चल देता है। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? सब ठीक ठाक तो है ना? इतना सुन मोहिनी की आंखों से आंसुओं का झरना बह जाता है और रोते हुए वो उस दिन की सारी घटना सुनाती है। भाभी ने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया? देखो मेरे हाथों की ये चोट तो मैं सहन कर लेती, परंतु इन्होंने मेरे मायके के बारे में बुरा भला कहा, ये मुझसे सहन नहीं हुआ, और इस घर में अब मैं एक पल भी नहीं रुकूंगी। भाभी के इस बर्ताव पर तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है। अभी जाकर मैं भैया पिताजी से बात करता हूँ, और आज ही हम इस घर को छोड़कर शहर चलेंगे। श्रीलाल गुस्से में अपने कमरे में से बाहर निकलता है और जमींदार जी के पास जाकर बोलता है, पिताजी, भैया, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, और ना ही मेरी पत्नी इस घर में रहेगी। कैसी बात कर रहा है तू? ऐसी अवस्था में तूने कईयों का घर संभाला और तू घर तोड़ने की बात कर रहा है? हाँ छोटे, तूने कईयों के घर टूटने से बचाए हैं। जब अपनी बारी आई तो तू जोड़ने की जगह तोड़ने की बात कर रहा है। भैया, बात ये नहीं है, बात है मान सम्मान की। आपके घर में अन्याय बढ़ चुका है। बड़े लोग छोटे लोगों को बर्तनों से मार रहे हैं, कल को तो जूते चप्पलों से मारोगे। जबकि तुम सभी को पता है कि मैं यहाँ नहीं हूँ। मेरी पीठ पीछे मेरी पत्नी को मारा जा रहा है। तुमने इतने दिनों में कोशिश की इस झगड़े को खत्म करने की। श्यामलाल और बिहारी श्रीलाल की बातों का जवाब न दे सके। तुम बुद्धिमान होकर स्त्रियों की बातों में आ गए। मैं मूर्ख नहीं हूँ। मैंने अपनी आंखों से चोट देखी है, और मैं उस परमात्मा के दरबार में क्या जवाब दूंगा कि मैं अपनी पत्नी का मान सम्मान नहीं बचा पाया। यही मेरे लिए किसी दंड से कम नहीं है। बेटा, परिवार में ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं। इतनी सी छोटी बात के लिए तुम अपना घर छोड़ दोगे? पिताजी, तुम्हें छोटी सी गलती लग रही है। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं है, मैं उस घर में एक पल नहीं रुक सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। और हाँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत लगे तो मुझे बता दिया करना, मैं भिजवा दिया करूंगा शहर से। इतना सुन बिहारी अपनी पत्नी के पास जाकर बोलता है, श्रीलाल, अब तो हमारी सुनेगा नहीं। क्यों ना एक बार चलकर मोहिनी से एक बार और माफी मांगी जाए। वो दोनों मोहिनी के पास जाते हैं। हम दोनों तुझसे माफी मांगते हैं। इस परिवार को टूटने से बचा ले। मुझे मेरी करनी का जो दंड देना चाहती है वो दे दे, लेकिन इस घर को बिखरने से बचा ले। ये तो तुम्हें उसी दिन सोचना था जिस दिन तुमने मेरे मायके के बारे में बोला था। अब कुछ नहीं हो सकता। मोहिनी अपना सामान जमा रही थी और वो दोनों अपनी आंखों में आंसू लेकर बाहर निकल आते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों कमरे में से बाहर निकल आते हैं। सभी की आंखें नम थी। जैसे ही मोहिनी चौखट पार करती है तो उसे अपना पहला दिन याद आता है। फिर वो अपने मन में सोचती है, जब मैं पहले दिन यहाँ आई थी तब सब लोग कितने खुश थे, और आज जब मैं जा रही हूँ तो सभी लोग कितने निराश हैं। इस निराशा का कारण मैं हूँ, जो मैं एक छोटी सी बात को लेकर बैठ गई। क्या इनको दुखी करके मैं खुश रह पाऊंगी? क्या यही मेरे माता पिता की परवरिश है? और चलते चलते मोहिनी वहीं रुक जाती है। तुम रुक क्यों गई? हमें देर हो रही है। शहर पहुँचते पहुँचते हमें रात हो जाएगी। छोटी, तुझे मेरी कसम, तू हमें ऐसे छोड़कर मत जा। इतना सुनकर मोहिनी दौड़कर अपनी भाभी के गले लग जाती है। नहीं भाभी, आप लोगों को छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगी। ये देखकर श्रीलाल का हृदय भी पिघल जाता है। अब दोनों देवरानी जेठानी ऐसे रहने लगी मानो कि पहले इनमें कुछ हुआ ही नहीं है।